मैं वियतनाम आया हूँ केवल इस कार को चलाने के लिए और ये है विनफास्ट की VF7 जो कि भारतीय बाजार में जुलाई अगस्त के आसपास लॉन्च हो सकती है। अरे सारी बातें करेंगे इसी वीडियो के साथ। मैं हूँ आपका होस्ट अमित और आप देख रहे हैं आस्क कार गुरु। पहले लुक्स की बात कर लें, फिर बातें करेंगे क्या क्या फीचर्स आते हैं, किस प्राइस पे आ सकती है और कब लॉन्च की जाएगी। पहले लुक्स, यहाँ पर आपको विनफास्ट का लोगो वी शेप के साथ, यहाँ पर आपको DRLs मिल रहे हैं और आपको इधर हेडलैम्प रखे गए LED के साथ में। और अगर आप यहाँ देखें तो आपको एक अलग तरह की ग्रिल है जिस पर यहाँ पर सैटिन फिनिश भी मौजूद है और एडास के लिए रडार यहाँ पर दे रखा गया है। फ्रंट में मुझे कोई स्पेशल एलिमेंट देखने को नहीं मिल रहा है, जिसको हम ज़्यादा समझते हैं वो है पार्किंग सेंसर। हालांकि यहाँ पर कर्व आपको मिल रहा है, ऊपर लेन कीप के लिए कैमरा भी रखा गया है। फ्रंट से देखने की बात आए तो मुझे ये काफ़ी स्लीक एरोडायनामिक डिज़ाइन एलिमेंट के साथ दिख रही है। साइड प्रोफाइल की अगर बात की जाए तो आपको 19 इंच के अलॉय व्हील्स मिलते हैं 245/50 प्रोफाइल्स के टायर के साथ। अच्छी कवरिंग दे रखी गई है। ग्राउंड क्लियरेंस 190-195 mm के आसपास है। ORVM में ही आपको कैमरा और सेंसर्स मिल जाते हैं। प्रोजेक्टर्स के लिए फ्लैश टाइप डोर हैंडल आपको इस वेरिएंट के साथ मिलते हैं। बड़ी सी स्कर्टिंग मिलती है और इस तरफ बड़ा ग्लास एरिया भी मौजूद है। ऊपर रूफ रेल भी एक दे रखी गई है। यानी साइड से देखने की बात आए तो यह काफ़ी बड़ी साइज की गाड़ी है। ध्यान से देखा जाए तो स्कॉर्पियो से सिर्फ इतनी ही छोटी है, बस इससे ज़्यादा नहीं, लेकिन गाड़ी काफ़ी लंबी नज़र आती है। रेयर प्रोफाइल की अगर बात की जाए, शार्क फिन एंटीना, स्पॉइलर, हाई माउंट स्टॉप लैम्प, डिफॉगर, भीतर ही वाइपर भी छिपा हुआ है। विनफास्ट वाली V की बैजिंग यहाँ मिलती है। कनेक्टिंग लाइट्स हैं जो यहाँ पर आकर मर्ज होती हैं, जहाँ पर कैमरा मौजूद है। यहाँ पर भी आपको क्रोम के एक्सेंट मिलते हैं। मेन टेल लैंप असेंबली यहाँ पर दे रखी गई है। देखने में सिंपल है। ऊपर आपको पार्किंग सेंसर्स भी यहाँ पर मिल जाते हैं और ये डिजाइन एलिमेंट आगे का रिप्लिका पीछे भी दे रखा गया है। ओवरऑल मुझे आगे से देखने के मुकाबले पीछे से यह गाड़ी ज़्यादा गुड लुकिंग नज़र आ रही है। आपका क्या कहना है लिखिए नीचे कमेंट सेक्शन में। और तब तक हम देखते हैं इसके बूट स्पेस के बारे में। ये पावर्ड टेलगेट के साथ आता है और यहाँ पर जो जगह मौजूद है उस हिसाब से आप यहाँ पर 3 मीडियम साइज़ के सूटकेस, 2 बैग कैरी कर सकते हैं। इसके नीचे भी थोड़ी सी जगह दे रखी गई है सामान रखने के लिए। ये हिस्सा भी वेल कवर्ड है और एक बटन से आप इसे बंद भी कर सकते हैं। मैं चला रहा हूँ विनफास्ट की VF7 और मैं विनफास्ट के ट्रैक पर हूँ। जिस ट्रैक पर मैं इस समय ड्राइव कर रहा हूँ वो एक्चुअली राइट हैंड ड्राइव कारों के लिए डिज़ाइन नहीं हुआ है, लेफ्ट हैंड ड्राइव के लिए हुआ है। लेकिन मुझे राइट हैंड की तरह इसे ड्राइव करनी है, तो प्लीज़ इग्नोर कीजिएगा इस बात को कि मैं नियम नहीं तोड़ रहा हूँ। मैं एक्चुअल में टेस्ट कर रहा हूँ इस गाड़ी को। पहले दूसरे लैप जो मैंने लिए थे टेस्टिंग के लिए इस गाड़ी को, वो अलग थे और मैंने उसे काफ़ी एक्सटेंसिव चलाया है। लेकिन अब मैं चूंकि आपके लिए शूट कर रहा हूँ तो मुझे जिम्मेदारी से चलना है और मैं वैसे ही ड्राइव करके आपको दिखाता हूँ। मैंने जो नोटिस किया, राइड क्वालिटी अच्छी है, लेकिन ये ट्रैक ही इतना प्यारा स्मूथ बना हुआ है कि आपको खराब रास्तों का पता नहीं चलता। तो मैं स्पेशली रास्ते चेक करने के लिए जो थोड़े से स्ट्रिप पे कलर कोडिंग बनी हुई है, मैं उसको ऊपर चला के देख रहा था कि राइड क्वालिटी का आइडिया मिल सके। जैसे कि अब मैं कर रहा हूँ ताकि आपको आइडिया लग सके कि राइड क्वालिटी कैसी है। एक्चुअली राइड क्वालिटी बहुत बेहतरीन है। मैं हैंडलिंग को थोड़ा और अच्छा चाहता था, वैसा मैंने नोटिस नहीं किया, लेकिन फिर भी कंट्रोल बहुत अच्छा है। मैंने इस गाड़ी को 2-3 अच्छे शॉट लिए हैं जिससे मुझे एहसास हुआ कि इसकी हैंडलिंग काफ़ी बेहतर है। VF7 के अगर इंटीरियर की बात की जाए तो यहाँ पर आपको 15 इंच का टच स्क्रीन इंफोटेनमेंट सिस्टम मिल जाता है जो कि एंड्रॉयड ऑटो, एप्पल कारप्ले के साथ है और इसी से आपको चाहे ORVM के कंट्रोल्स हों, चाहे लाइट के कंट्रोल्स हों, वो सब आप इसी से एडजस्ट कर सकते हैं। यहाँ पर आपको सॉफ्ट टच मटेरियल मिल जाता है। इधर भी AC के कंट्रोल्स मिलते हैं। यहाँ पर स्क्रैची हार्ड प्लास्टिक मिलता है। हालांकि ग्लो बॉक्स बहुत छोटा सा है लेकिन सॉफ्ट डाउन होता है। गुड जॉब। यहाँ पर आपको वेंटिलेशन का ऑप्शन भी मिल जाता है जो कि सबको इसी से ही कंट्रोल करना पड़ता है और इस समय बाय द वे यह चल भी रहा है।
डुअल टोन इंटीरियर, खासतौर से यह ब्राउन और ब्लैक के साथ कॉम्बिनेशन काफ़ी अच्छा है। और यहाँ पर आपको वॉल्यूम कंट्रोल्स के डेडिकेटेड बटन और चाइल्ड लॉक का ऑप्शन दे रखा गया है। वायरलेस चार्जर भी मौजूद है। और बाय द वे, गियर नॉब की बात आए तो नॉब की जगह यहाँ पर डेडिकेटेड एयरप्लेन स्टाइल के बटन दे रखे गए हैं, जो कि एक्चुअल में एसी के कंट्रोल वाली जगह पर प्लेस्ड है। हाँ, एसी का थ्रो काफ़ी अच्छा है। डिजिटल इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर मिसिंग है यहाँ पर। बदले में आपको मिलता है HUD डिस्प्ले और उसी पर सारी इन्फॉर्मेशन दी जाती है। हालांकि इन्फॉर्मेशन जरूरत भर की मिल जाती है, लेकिन क्या हम इंडियन इसे मिस करेंगे? ये आप लिखना नीचे कमेंट सेक्शन में। स्टीयरिंग व्हील छोटा सा है और यह टिल्ट और टेलीस्कोपिक एडजस्ट भी हो जाता है। इस साइड आपको लेफ्ट राइट के इंडिकेटर और इस तरफ वाइपर के स्विच मिलते हैं। तो कुछ उल्टा लग रहा है ना आपको? हाँ, ऐसा ही है इस कार के साथ। जबकि यहाँ पर आपको कंट्रोल्स मिलते हैं वॉल्यूम के और इस तरफ आपको मिलते हैं एडेप्टिव क्रूज कंट्रोल के बटन्स, यानी आप सारे फीचर्स यहीं से एक्टिवेट कर सकते हैं। डी कट है, थोड़ा साइज में छोटा है, यानी अब आपको छोटा स्टीयरिंग बाजार से खरीद के लगाने की जरूरत ही नहीं है, क्योंकि ये पहले से ही काफ़ी अच्छी और छोटी साइज में। फ्रेमलेस IRVM इंडियंस की पसंदीदा चीज़ों में से एक। दूसरा, 6 एयरबैग, सेफ्टी में भी लगभग सभी काम के फीचर्स दिए जाते हैं। कंपनी का कहना है उन्होंने इंटरनेशनल मार्केट के हिसाब से सेफ्टी असेसमेंट कर रखा है इस कार का, लेकिन हम इंडियंस को तो आदत है ना अपने गिने चुने NCAP टेस्ट को देख कर परखने की। ना, मजाक नहीं कर रहा हूँ, सही कह रहा हूँ। हम सब ऐसे ही सोचते हैं और शायद इस कार को हमें उससे टेस्ट करने की शायद जरूरत पड़ जाए। ओवरऑल मेरे पर्सनल चॉइस के हिसाब से कार सेफ है, अच्छी बिल्ड के साथ बनी है। फीचर्स जरूर थोड़ा सा आपको शुरुआत में चौंकाएंगे, क्योंकि सब कुछ इसी तोते के भीतर जान फंसी हुई है। अगर ये तोता गया, आपकी जान गई। वो राजा वाली कहानी याद आई ना, वैसे ही इसके साथ भी है। लेकिन हम इंडियंस धीरे धीरे बदल रहे हैं। हमने विंडसर EV में, इसके अलावा आप देखें ध्यान से तो BYD की भी कार में भी ये चीज़ें नोटिस की हैं। वहाँ भी सब स्क्रीन में आने लगा है। तो क्या पता 2-4 दिनों बाद हम भी सुधर जाएं और हमें ऐसे स्क्रीन की आदत पड़े। क्या कहना है बताना नीचे कमेंट सेक्शन में। चलो, पीछे कितनी जगह बची है बता देता हूँ आपको। रियर सीट काफ़ी अच्छा स्पेस है, अंडर थाई सपोर्ट भी काफ़ी बेहतर है। यहाँ पर आर्मरेस्ट में ही आपको कप होल्डर भी दे रखा गया है और इसकी हाइट भी बिल्कुल सही है। होंडा सीख लो आप, आपके आर्मरेस्ट के नीचे पड़े रहते हैं। हाँ, इसमें तीनों एडजस्टेबल हेडरेस्ट नहीं है, क्योंकि सेंटर के लिए एक फिक्स हेडरेस्ट दे रखा गया है। तीनों सीट बेल्ट प्री टेंशनर के साथ में है। ऊपर ग्लास रूफ मिलती है और जो टिंटेड भी है, यानी भीतर बैठे व्यक्ति को धूप नहीं लगेगी। लेकिन कर्टन, नहीं, इनके पास कर्टन का कोई प्रोविजन ही नहीं है। होता तो ज़्यादा अच्छा लगता है, क्योंकि इंडिया की धूप, ओह माय गॉड। हाँ, कंप्लीट डार्क इंटीरियर है। यहाँ पर ब्राउन कलर का इस्तेमाल किया गया है। सीटें रियली कंफर्टेबल है, इसका एंगल भी अच्छा है और आप रिक्लाइन भी इन्हें कर सकते हैं, यानी गुड जॉब। कोई नी रूम की प्रॉब्लम नहीं, कोई लेग रूम की प्रॉब्लम नहीं। रियर AC वेंट दे रखे गए हैं। 2 टाइप A USB पोर्ट, 1 टाइप C USB पोर्ट। मोबाइल रखने की जगह कोई झगड़े की बात नहीं है, सबके लिए डेडिकेटेड USB पोर्ट मौजूद है। हाँ, ऊपर आपको काफ़ी बड़ी जगह मिलती है। मैं 5 फुट 10 इंच का हूँ, हालांकि मेरा जो कैमरा संभाल रहे हैं मेरे भाई, उनकी हाइट 6 फुट 3 इंच के आसपास है। हाँ, वो जब बैठेंगे तो शायद मैं फोटो खींच के दिखा सकूं कि कितनी जगह बचती है। हाँ, यहाँ पर एक डेडिकेटेड लाइट का बटन दे रखा गया। ओवरऑल जगह अच्छी है, कंफर्टेबल है एवरेज इंडियन हाइट्स के लिए। और रही बात इसके एक्सेलरेशन की, बहुत शानदार है। मैं स्पोर्ट मोड में रहा हूँ अभी, और अब मैं इसे वापस इकोनॉमी मोड पे ला रहा हूँ ताकि शूट अच्छे से कर सकूँ। और इकोनॉमी मोड पे यह बहुत अच्छा परफॉर्म करेगी यह तो मैं नहीं कह पाऊंगा, क्योंकि बहुत थोड़े समय के लिए मुझे गाड़ी मिली है। लेकिन मुझे ऐसा लगता है कि इकोनॉमी मोड पर ही इतनी अधिक इसमें पावर है कि आपको नॉर्मल मोड या स्पोर्ट मोड की जरूरत नहीं है। हालांकि कंपनी ने अभी तक बहुत ज़्यादा इन्फॉर्मेशन दी नहीं है, लेकिन मैं जिस तरह से रीजनरेशन मोड को सफल करना चाहता था वो ऑप्शन नहीं है। कंपनी का कहना है कि उन्होंने अलग अलग मोड के लिए रीजनरेशन मोड पहले से ही डिज़ाइन कर रखे हैं। यानी उनका ये कहना है कि आप रीजनरेशन को अपने हिसाब से एडजस्ट नहीं कर सकते, केवल आप मोड एडजस्ट कर सकते हैं, जिन्हें हम ड्राइविंग मोड कहकर बुलाते हैं। और वो ड्राइविंग मोड के हिसाब से यह बहुत स्मूथ है, मैं ये कहूँगा। स्पोर्ट मोड में भी यह बिल्कुल जर्की जैसा फील नहीं कराती है, बहुत प्यार से चलती है और बहुत प्यार से ड्राइव होती है। और जो मैं नोटिस कर रहा हूँ वो ये कि स्मूथ ड्राइविंग एक्सपीरियंस है इसका, और आपको रियली मज़ा आता है। मैं अभी टेम्परेरी आपको थोड़ा सा एक हाई स्पीड ट्रैक पे चला के दिखा रहा हूँ, जिस पर कि 120 अलाउड है। हालांकि मैं इससे बहुत ज़्यादा चला चुका हूँ और इसे रखता हूँ
स्पोर्ट मोड में। तो ये 120 पार कर चुकी है, 129 मैंने जानबूझ के धीमी की है, हालांकि मैं इससे बहुत ज़्यादा तेज चला चुका हूँ इस ट्रैक पे, लेकिन मैं जानबूझ के आपको वही स्पीड तक ही दिखा रहा हूँ जिसे आप इंडिया में रियली ड्राइव करते हैं। 120 हाँ, यही स्पीड लिमिट है हमारे यहाँ, और उस हिसाब से यह रियली बहुत अच्छा परफॉर्म करती है। आपको रोड की नॉइज़ भी नहीं आती। अच्छी चीज़ है कि ये टायर इतनी नॉइज़ नहीं कर रहे हैं और विंड नॉइज़ भी नहीं आ रही है। कुछ चीज़ें मैंने इस गाड़ी के बारे में जो फील की है वो ये कि यहाँ भी इन्होंने टेक्नोलॉजी पर बहुत ज़्यादा जोर से फोकस किया है, और सिंपल सिटी जैसे वो कहते हैं, सिंपल सिटी मैं नहीं कहता, अलग बात है वो, क्योंकि मेरा पर्सनली मानना है कि सिंपल वो है जिससे कि आप आसानी से ड्राइव कर सकें, जिसमें थोड़ा आपको दिमाग न लगाना पड़े, मैं उसे सिंपल सिटी कहता हूँ। हालांकि यहाँ पर मैं जो ड्राइव करते समय नोटिस कर रहा हूँ कि इन्होंने काफ़ी फीचर्स जो हैं वो इसी म्यूजिक सिस्टम के साथ ही जोड़ दिए हैं। और बाकी मुझे बताइएगा क्या कमियाँ रह गई। और रही बात ये कि इसे रिव्यू मत मानिएगा प्लीज़, ये रिव्यू नहीं है। मैं हमेशा कहता हूँ कि मैं रिव्यू तभी देता हूँ कार का जब मैं उसे 500 किलोमीटर चला लेता हूँ, और इस गाड़ी को, इस मोटर को और इस पूरे एस्पेक्ट को मैंने कभी इतना यूज नहीं किया है। तो मेरे हिसाब से जितना मैं इसे चला रहा हूँ उस हिसाब से ये केवल फर्स्ट ड्राइविंग इम्प्रेशन कहना है इसको ज़्यादा बेहतर रहेगा। चलो बाकी बातें अपने वीडियो के कंक्लूजन में करते हैं कि प्राइसिंग क्या जस्टिफाई रहेगी इस गाड़ी के लिए। कंक्लूजन में मेरा मानना है कि जिस साइज़ का वे बैटरी पैक है उस हिसाब से इसे लगभग 400 प्लस किलोमीटर की रेंज मिलनी चाहिए। हालांकि WLTP रेंज जो कहलाती है यूरोप में और US में, वहाँ पर यह लगभग 385-388 किलोमीटर की क्लेम बताया जाता है, और वो एक्चुअल रेंज भी है क्योंकि वहाँ पर नियम बहुत स्ट्रिक्ट है। इंडिया ऐसे नहीं कि आप 500 बताओ और मिल रही है 240, ये डिफरेंस है। ओवरऑल मेरे हिसाब से यह एक अच्छी रेंज है, मगर प्राइसिंग का क्या होगा, क्योंकि यह गाड़ी काफ़ी लंबी है, और इतनी लंबी गाड़ी, इतनी बड़ी साइज़ के बैटरी पैक, बड़े साइज़ के व्हील के साथ आने की वजह से कीमत भी आपको पे कर दी पड़ेगी। मुझे लगता है कि अगर यह 20 लाख से लेकर 28 लाख रुपीज़ तक लॉन्च की जाती है तो यह एक परफेक्ट पैक कहलाएगा हम इंडियंस के लिए। लेकिन लॉन्चिंग की बात आए तो कंपनी का इरादा है कि जुलाई से लेकर अक्टूबर के बीच में वह इस कार को भारतीय बाज़ार में लॉन्च कर सकते हैं। इंडिया का प्लांट उनका ऑलरेडी रेडी है जो कि तमिलनाडु में लगा हुआ है। आपका क्या कहना है लिखिएगा नीचे कमेंट सेक्शन में। जब कोई कार इंडिया में ही असेंबल की जाती है, इंडियन इंजीनियर्स, इंडियन लेबर उसके साथ काम करता है, इंडिया को रोज़गार मिलता है, तो वह कार काफ़ी बेनिफिशियल रहती है हम इंडियंस के लिए। आपका क्या कहना है लिखिएगा नीचे कमेंट सेक्शन में। वीडियो पसंद आए लाइक कीजिए, नहीं पसंद आए डिसलाइक कीजिए। ऐसे ही बेहतरीन वीडियो देखने के लिए आस्क कार गुरु को फॉलो कर लीजिए।